पहला दिन कंफ्यूजन और डर से भरा था। 134 लोग जो कभी एक बड़े शिप के पैसेंजर्स थे, अब एक अनजाने आइलैंड की गीली रेत पर खड़े थे। तूफान बहुत जालिम था। उसने उनके वेसल को एक बच्चे के खिलौने की तरह उछाला और फिर छिपी हुई चट्टानों से टकराकर उसे तोड़ दिया। वे एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ था। ओशन का विशाल एंडलेस ब्लू हर डायरेक्शन में फैला हुआ था, मानो उनकी जल्दी रेस्क्यू की उम्मीदों का मजाक उड़ा रहा हो। वे अकेले थे, सचमुच अकेले। उनके पास सिर्फ उनके कपड़े थे और उनके पेट में डूबने का एहसास था। यह कोई टेम्परेरी स्टॉप नहीं था, यह उनकी नई डरावनी रियलिटी थी। उन्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि हेल्प इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी। उनकी सिचुएशन का वजन उन पर एक भारी ब्लैंकेट की तरह बैठ गया जैसे ही सूरज डूबने लगा। सनसेट के वाइब्रेंट कलर्स, जो आमतौर पर ब्यूटी का नजारा होते हैं, ने सिर्फ उनके आइसोलेशन को उजागर किया। बच्चे रो रहे थे, अपने पेरेंट्स से चिपके हुए थे, जबकि बड़े चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में वह गहरी चिंता झलक रही थी जो हर किसी के दिल में थी। अनन्या नाम की एक यंग वुमेन ने अपने पीछे घने काले जंगल को देखा और कांप उठी। उन पेड़ों के अंदर क्या डेंजर्स छिपे थे? वे क्या खाते? उन्हें पीने के लिए फ्रेश वाटर कहां मिलता? ये सवाल नमकीन हवा में लटके हुए थे, अनआंसर्ड और भारी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जो दुनिया वे जानते थे वह गायब हो चुकी थी। सिर्फ यह अजीब जंगली जगह बची थी। वह पहली रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वे गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, जंगल की अजीब आवाजें सुन रहे थे। पत्तियों की हर सरसराहट, एक अनसीन एनिमल की हर आवाज ग्रुप में डर की एक नई लहर भेज रही थी। उनके पास आग नहीं थी, शेल्टर नहीं था और कोई प्लान नहीं था। वे अजनबियों का एक कलेक्शन थे जो सिर्फ एक कॉमन डिजास्टर से बंधे थे। मिस्टर शर्मा, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने लोगों का हौसला बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने सबको याद दिलाया कि वे शिपव्रेक से बच गए थे, लेकिन उनके शब्द उस इमेंस डार्कनेस और उनकी प्रेडिकामेंट की वास्टनेस के सामने छोटे लग रहे थे। होप एक फ्रेजाइल चीज थी जो इतनी ओवरवेलमिंग डिस्पेयर के सामने आसानी से खो जाती थी। जैसे ही उनके दूसरे दिन सूरज उगा, यह अपने साथ एक स्टार्क क्लैरिटी लाया। उनके शिप का मलबा गायब हो चुका था, समुद्र में समा गया था। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। यह आइलैंड अब उनका घर था, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। उन्हें सरवाइव करना था। इनिशियल शॉक धीरे धीरे एक शांत डिटर्मिनेशन में बदलने लगा। वे जानते थे कि वे या तो हार मानकर मर सकते थे या वे एक साथ खड़े होकर अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकते थे। अपने आसपास के चेहरों को देखकर डरे हुए लेकिन लचीले, उन्होंने एक अनकहा वादा किया। वे इस आइलैंड को उन्हें हराने नहीं देंगे। वे जीने का, सहने का और होप की लॉ को जिंदा रखने का रास्ता ढूंढेंगे, चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम प्यास थी। नमकीन समुद्र उनके चारों ओर था, लेकिन वह पीने लायक नहीं था। दूसरे दिन आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए छोटे ग्रुप्स बनाए गए। मिस्टर शर्मा अपने एक्सपीरियंस के साथ एक टीम का लीड कर रहे थे। वे घने जंगल में गए। उनके दिल डर और जरूरत के मिक्सचर से धड़क रहे थे। घंटों की सर्च के बाद उनकी प्रेयर्स पूरी हुई। ग्रुप में एक यंग बॉय ने एक हल्की टपकने की आवाज सुनी। उन्होंने उसका पीछा किया और पहाड़ों से नीचे बहती हुई एक छोटी साफ स्ट्रीम की खोज की। उन्हें जो खामोशी हुई वह बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने हाथ कप की तरह बनाए और ठंडा फ्रेश वाटर पिया। यह खुद जिंदगी का स्वाद था, एक साइन था कि इस भूले हुए जमीन के टुकड़े पर सर्वाइवल पॉसिबल था। वाटर सिक्योर होने के बाद उनका फोकस फूड पर शिफ्ट हो गया। आइलैंड पहली नजर में डरावना लग रहा था, लेकिन इसमें छिपे हुए खजाने थे। उन्होंने खाने लायक फ्रूट्स और रूट्स को पहचानना सीखा, जो एक बोटेनिस्ट द्वारा गाइड किए गए थे, जो सर्वाइवर्स में से एक थे। ओशन, जो उनका दुश्मन था, अब उनका प्रोवाइडर बन गया। मेन और वुमेन ने मिलकर वाइन्स से नेट बनाना और ब्रांचेस से शार्प स्पीयर्स बनाना सीखा। उन्होंने टाइड्स के रिदम्स को सीखा और यह पता लगाया कि फिश और क्रैब्स कहां मिलते हैं। यह मुश्किल और अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग काम था। कुछ दिन वे बहुत कुछ लेकर लौटते थे और कुछ दिन उनके नेट खाली होते थे।
लेकिन हर छोटी सक्सेस एक विक्ट्री थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाई और उनके पेट भरे। शेल्टर अगली बड़ी चुनौती थी। रातें ठंडी थीं और ट्रॉपिकल बारिशें अचानक और तेज होती थीं। उन्हें एलिमेंट्स से खुद को बचाने के लिए घर बनाने की जरूरत थी। गिरे हुए पेड़ों, मजबूत वाइन्स और बड़े पाम लीव्स का यूज करके उन्होंने सिंपल हट्स बनाना शुरू किया। यह बहुत मेहनती काम था। हर किसी ने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया। मजबूत लोग भारी लकड़ियां उठाते थे, फुर्तीले लोग छतों के लिए पत्तियां बुनते थे और बच्चे छोटी ब्रांचेस इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे फ्रेश वाटर स्ट्रीम के पास एक छोटा विलेज आकार लेने लगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स सिर्फ शेल्टर से ज्यादा थे। वे उनके लचीलेपन और वाइल्डरनेस के सामने सरेंडर न करने के सिंबल थे। उनकी इंजेन्युइटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। उन्होंने लकड़ियों को एक साथ रगड़कर आग जलाना सीखा, एक स्किल जिसे मास्टर करने में हफ्तों की प्रैक्टिस लगी। आग ने उन्हें गर्मी दी, उनके खाने को पकाया और रात के दौरान जंगली जानवरों को दूर रखा। उन्होंने नदी के किनारे क्ले की खोज की और उसे खाना पकाने और पानी स्टोर करने के लिए पॉट्स में ढालना सीखा। हर नई डिस्कवरी, हर नई स्किल जो उन्होंने सीखी, वह असहाय विक्टिम्स होने से एक कदम दूर और अपने नए एनवायरनमेंट के मास्टर बनने की ओर एक कदम था। वे अब सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं थे, वे बिल्डर्स, इनोवेटर्स और पायनियर्स थे जो आइलैंड द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल्स से एक नई जिंदगी बना रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, 134 अजनबी एक सिंगल एकजुट कम्युनिटी में बदलने लगे। उनके पुराने जीवन में उनके पास जो टाइटल्स और प्रोफेशन थे, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, फार्मर, अब उनसे कम मायने रखते थे। जो स्किल्स वे अब ऑफर कर सकते थे, डॉक्टर बीमारों और घायलों का इलाज करते थे। आइलैंड के प्लांट से उन्होंने जो हर्बल रेमेडीज सीखी थीं, उनका यूज करते थे। इंजीनियर ने स्ट्रीम से सीधे उनके छोटे विलेज तक फ्रेश वाटर पहुंचाने के लिए एक क्लेवर सिस्टम डिजाइन किया। टीचर हर दिन बच्चों को इकट्ठा करते थे, रेत में लेटर्स बनाते थे और उस दुनिया की कहानियां सुनाते थे जिसे वे पीछे छोड़ आए थे, यह एनश्योर करते हुए कि उनकी एजुकेशन भूली न जाए। उन्होंने एक काउंसिल बनाई जिसमें एल्डर्स और स्किल्ड इंडिविजुअल्स को ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए चुना गया। रूल्स फोर्स से नहीं बल्कि आपसी सहमति से बनाए गए ताकि फेयरनेस और ऑर्डर एंश्योर हो सके। खाना सबके बीच बराबर बांटा जाता था। बच्चों और बीमारों को एक्स्ट्रा पोर्शंस दिए जाते थे। जब डिसएग्रीमेंट्स होते थे, जैसा कि इनएविटेबल था, तो काउंसिल सभी पक्षों को सुनती थी और एक पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती थी। यह सिस्टम रेस्पेक्ट और इस अंडरस्टैंडिंग के एक सिंपल फाउंडेशन पर बना था कि उनका सर्वाइवल पूरी तरह से उनकी को-ऑपरेट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता था। वे एक फैमिली थे, ब्लड से नहीं बल्कि शेयर की गई हार्डशिप और एक कॉमन गोल से बंधे थे। यह नया सोसाइटी ह्यूमिलिटी और ह्यूमन कनेक्शन का एक लेसन था। एक वेल्दी बिजनेसमैन जिसने कभी अपने हाथों से काम नहीं किया था, अब एक फिशरमैन के साथ फिशिंग नेट बुनने में सेटिस्फेक्शन पाता था। एक फेम्स एक्ट्रेस जिसे कभी लाखों लोग पसंद करते थे, अब एक रोते हुए बच्चे को कंफर्ट करने या शाम का खाना बनाने में मदद करने में खुशी पाती थी। उन्होंने सीखा कि एक व्यक्ति की सच्ची वैल्यू उसकी वेल्थ या फेम से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी काइंडनेस, हेल्प करने की उसकी विलिंगनेस और कम्युनिटी की वेलबीइंग में उसके कंट्रीब्यूशन से मापी जाती है। वे रात में कैंप फायर के चारों ओर कहानियां शेयर करते थे, गाने गाते थे और छोटी खुशियां मनाते थे, जैसे बच्चे का बर्थडे या फिश का एक खास बड़ा कैच। यह यूनिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब उनके रुकने के 1 साल बाद आइलैंड पर एक पावरफुल स्टॉर्म आया, तो उनकी जल्दी में बनाई गई हट्स डिस्ट्रॉय हो गईं। लेकिन वे निराश नहीं हुए। अगले ही दिन हर किसी ने मिलकर काम किया, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। जो उन्होंने खोया था, उसे फिर से बनाने के लिए उन्होंने अपने नए शेल्टर्स को और मजबूत बनाया, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए। इस शेयर की गई स्ट्रगल ने उनके बॉन्ड्स को और भी मजबूत किया। उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ 134 इंडिविजुअल्स नहीं थे जो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। वे एक कम्युनिटी थे, एक सिंगल बॉडी जिसके कई हाथ थे
जो हार्मनी में काम कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ हट्स ही नहीं बनाई थीं, उन्होंने ट्रस्ट और टुगेदरनेस पर आधारित एक घर बनाया था। 9 लंबे सालों तक आइलैंड पर रहना एक इमोशनल जर्नी थी, जो उदासी की गहरी घाटियों और आशा की ऊंची चोटियों से भरी थी। अकेलापन कई लोगों के लिए एक कांस्टेंट साथी था, यहां तक कि दूसरों से घिरे होने पर भी उन्हें अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने पुराने जीवन की सिंपल कंफर्ट्स की कमी महसूस होती थी। रात में कुछ लोग चांद को देखते थे और सोचते थे कि क्या उनके प्रियजन भी वही चांद देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। वे यादों को कीमती रत्नों की तरह सहेज कर रखते थे, अपने अतीत की कहानियां दोहराते थे ताकि वे फीकी न पड़ें। दुख के ये शांत पल एक भारी बोझ थे, एक खामोश दर्द जिसे वे सभी ग्रेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ सहना सीख गए थे। फिर भी आशा एक जिद्दी फूल थी जिसने उनके दिलों में खिलना बंद नहीं किया। हर सुबह वे समुद्र की ओर देखते थे, क्षितिज पर एक शिप की परछाई ढूंढते थे। उन्होंने आइलैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बड़ा बॉनफायर बनाया, उसे दिन रात जलाए रखते थे ताकि किसी भी गुजरते हुए वेसल के लिए सिग्नल बन सके। यह आग सिर्फ धुआं और लपटें नहीं थी, यह उनकी कलेक्टिव होप का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। यह एक वादा था जो उन्होंने एक दूसरे से किया था कि वे कभी हार नहीं मानेंगे, कि उन्हें विश्वास था एक दिन उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। यह डेली रिचुअल उन्हें एक पर्पस देता था और उनके दिलों में रेस्क्यू का सपना जिंदा रखता था। आइलैंड पर पैदा हुए बच्चे किसी और दुनिया को नहीं जानते थे। उनके लिए जंगल उनका प्लेग्राउंड था और समुद्र उनका बैकयार्ड। वे कम्युनिटी में एक अनोखी खुशी और इनोसेंस लाते थे। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी, वयस्कों को उस ब्यूटी की याद दिलाती थी जो उनके चुनौतीपूर्ण जीवन में भी मिल सकती थी। पुरानी पीढ़ी ने बच्चों को आइलैंड के बाहर की दुनिया, शहरों, कारों और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना अपना कर्तव्य माना। वे चाहते थे कि बच्चे उस दिन के लिए तैयार रहें जब उन्हें बचाया जा सके, ताकि वे उस हेरिटेज को समझ सकें जहां से वे आए थे। बच्चे उनका भविष्य थे, उनकी एंड्योरेंस का एक जीता जागता प्रतीक। 9 साल बाद आइलैंड के लोग अब वैसे इंडिविजुअल्स नहीं थे जो किनारे पर बहकर आए थे। हार्डशिप ने उनकी वैनिटीज और प्रेजुडिसेस को हटा दिया था, जिससे उनकी ह्यूमैनिटी का मूल सामने आया। उन्होंने सीखा था कि सच्ची स्ट्रेंथ इंडिविजुअल पावर में नहीं बल्कि कम्युनिटी में पाई जाती है। उन्होंने डिस्कवर किया कि खुशी मटेरियल पोजीशन से नहीं आती बल्कि काइंडनेस के सिंपल एक्ट्स और शेयर किए गए एक्सपीरियंस से आती है। आइलैंड जो उनकी जेल थी, वह भी उनकी सबसे बड़ी टीचर थी। इसने उन्हें रेजिलियंस, कंपैशन और इस गहरे सच को सिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे में भी ह्यूमन स्पिरिट अपनी खुद की रोशनी बना सकती है।